धमकी से हम नहीं डरते, एक बात है। दूसरी बात ये है, बहुत सारे हमको पता है क्या क्या हो सकता है, हम धमकी से नहीं डरते। और एक बात है, हमको कोई धमकी जब देगा हम तो देख लेंगे, बात तो ये है। ये शेरनी है बंगाल की सचमुच, जो उसने कहा था वो करके दिखाया है। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে আমরা উইথড্র তো করবোই না, এটা চলবে কেন চলবে? উইথড্র যাতে করা হয় তার বিরুদ্ধে এই সরকার পক্ষে উইথড্র করতে হবে। ममता जी की ताकत यह है कि वो ईमान की महिला है, और ईमान वाला आदमी फकीर होता, वो दुनिया डरता किसी से नहीं। आई नो हाउ टू रेस्पेक्ट द पॉलिटिकल लीडर्स इन ऑल पॉलिटिकल पार्टी। ममता बनर्जी अहंकार में डूबी हुई थी। तृणमूल कांग्रेस सेल्फ सफिशिएंट, वी नो वी कैन फाइट आवर बैटल अलोन। ममता जी वही भूल कर रही हैं जो यूपीए 1 में वामपंथी मोर्चा ने किया था। जब उस वक्त न्यूक्लियर डील की बात हुई थी और उन्होंने उसका विरोध किया था। परिवर्तन का नारा बुलंद कर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कब्जा तो जमा लिया, लेकिन उनकी खुद की शख्सियत पर नजर डालें तो उसमें जरा भी परिवर्तन नजर नहीं आता है। तूफानों पर चलना उनकी फितरत है, और वो भी रबर की हवाई चप्पल पहनकर। ममता के विरोधी उन्हें सनकी मानते हैं, लेकिन वो खुद को गर्व से आम आदमी कहती है। बेहद गुस्सैल और तुनक मिजाज मानी जाने वाली ममता बनर्जी के बर्ताव के बारे में ये आम है कि वो कब, कहां, क्या कर जाएं, किसी को मालूम नहीं, खुद ममता को भी नहीं। लेकिन इससे पहले कि हम ममता की जिंदगी में झांके, पहले आपको दिखाते हैं पिछले 1 साल में हुए ममता के एक्शन का रीप्ले। मैंने बोला विड्रॉइंग सपोर्ट, क्या बोलता है, क्या लगता है? अब मिनिस्ट्री छोड़ो और आउटसाइड सपोर्ट करके रख दो, तो एक ही बात ना। फिर आप कहेंगे क्या हाफ हार्टेड क्यों किया? ফেডারেল স্ট্রাকচারকে টোটাল ইন্টারফেয়ারেন্স করা হচ্ছে এখানে সব ব্যাপারে। আপনারা জানেন লোকপাল বিল নিয়ে আসা হয়েছিল, লোক আয়োগ ছিল না, জোর করে ঢোকানো হয়েছিল, বলা সত্ত্বেও শোনেন। যখন প্রধানমন্ত্রী একটা দেশের বাইরে যায় তখন এমন কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয় যে সিদ্ধান্তে দেশের বদনাম হতে পারে। কারণ আমি সিদ্ধান্ত নেওয়া মানে এটা গভর্নমেন্ট পড়ে যাওয়া, করতেই হবে এটা। তা না আমি আজকে আমি এতদিন 1 বছর ওয়েট করেছি, 1 বছর আমি ওয়েট করেছি। ওয়েট করা, ধৈর্য ধরা, সংযমের পরিচয় দেওয়া আমাদের ধর্ম, কিন্তু এটা আমাদের অপরাধ নয়। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমার নিকট বিবেচনার জন্য যে বিষয় আনিত হইবে। शुक्रवार 13 मई 2011। वैसे तो एक आम दिन था, लेकिन अक्खड़ दीदी ने इस दिन मुख्यमंत्री का ताज पहनकर इतिहास रच दिया। 28 सालों तक ममता ने इसी दिन का बेसब्री से इंतजार किया था, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनके जिस इंतजार की बात हमने आपको अभी सुनाई, दरअसल उसी इंतजार में गर्भ से निकला है यूपीए 2 के समर्थन वापसी का उनका फैसला भी। सिलसिलेवार चीज़ों को आप देखें, ये जीत के आए, खजाना खाली था, उनका केंद्र से हमें पैकेज दीजिए, बातचीत चली, सौदेबाजी हुई, उसमें जितना केंद्र देना चाह रहा था उससे उनका काम नहीं चलता था, यानी आप पैकेज भी लें और काम भी न चलें। तो उस हालत में अब उनके पास ऑप्शन बड़े कम बच गए थे। इस बीच लगातार एक के बाद एक स्कैम आते रहे। मुझे ममता को लग रहा है कि कांग्रेस अभी एक डूबते हुए नाव है, ये ममता का असेसमेंट है। तो उसको लगता है कि जो दीवार कोई तोड़ रहा है, गिर रहा है जो दीवार, उसके नीचे क्यों खड़े रहे हम? हमको वार्ड सुबह में उठता है और हमको नींद टूट जाता है डर से कि कभी क्या करेगा, फिर भाव बढ़ाएगा, फिर कोई करप्शन इशू आ जाएगा।
ममता बनर्जी की माने तो यूपीए 2 सरकार में शामिल होकर उनकी नींद और सुकून छिन गया था, लेकिन ये भी सच है कि उन्हें एक बेचैन और अस्थिर दिलो दिमाग वाला नेता माना जाता रहा है। इसीलिए ममता के विरोधी उनके ताजा फैसले को लेकर एक बार फिर उन पर हमलावर हैं। लेकिन ममता धमकियां सहती नहीं, वो तो अपनी ही सरकारों को धमकाती आई हैं। कैसी धमकियां दी ममता ने पिछली सरकारों को, वो हम आपको बताएंगे आगे। पहले सुनिए ममता को करीब से जानने वाले जयंत घोषाल से कि ममता आखिर ऐसी क्यों है। तो ये जो ममता बनर्जी के जो पॉलिटिकल नेचर है उसमें एक रिबेल कैरेक्टर है, और ममता बनर्जी का जो स्लॉट है, क्लाइंटेल है, वो आम जनता है जिसको वो माँ माटी मानुष बोल रहे हैं। तो ममता बनर्जी को लगता है कि हम जो कर रहे हैं दुनिया देख रहे हैं, और उसमें ज़्यादा स्ट्रैटेजिक मतलब कम, टैक्टिक्स कम और इमोशन ज़्यादा है, मतलब वो रिएक्ट करती है। जब वो साधारण रूप से बोलेंगे या हाउस में भी आप देख लीजिए, जब बोलेंगे तो लोग उतना उनको सीरियसली लेते नहीं हैं। अब क्या करे वो महिला, इसलिए वो एक बहुत ही आक्रामक रुख रखती है अपना, कि आप उनको पब्लिक में, पॉलिटिकली भी, कि आप उनको हाथ लगा नहीं सकते, हाथ लगाएंगे तो वो पलट के कुछ भी कह देंगी। कुछ लोग ममता बनर्जी को घमंडी तो कुछ मौका परस्त कहते हैं। हमेशा अपने मन की करने वाली ममता पर गठबंधन धर्म को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। यूं तो ममता पर इल्जामों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन ममता खुद मानती हैं कि उन्हें राजनीति की लक्ष्मण रेखा मालूम है। I know how to respect the political leaders in all political party. That Lakshman Rekha we maintain. ममता बनर्जी का दावा तो आपने सुना, लेकिन हम आपको दिखाते हैं ममता बनर्जी की राजनीति की लक्ष्मण रेखा का एक्शन रिप्ले। ममता के गुस्से और जुझारूपन का एक चेहरा 11 दिसंबर 1998 को तब सामने आया जब उन्होंने लोकसभा के अंदर ही समाजवादी पार्टी के सांसद दारोगा प्रसाद का कॉलर पकड़कर उन्हें दूर तक घसीट दिया, क्योंकि सरोज महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे थे। उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया और कहा कि नहीं, ये महिला बिल से हमसे काम लेना देना था। These people always are playing the same game. Their interest is not to introduce the bill. जब इस स्वरूप इलाज संसद में सांसद का कॉलर पकड़ना हो या फिर लोकसभा अध्यक्ष पर पेपर फेंकना, ममता बनर्जी हमेशा अपने तल्ख तेवरों के चलते सुर्खियों में बनी रही हैं। 1991 में जब वो नरसिम्हा राव सरकार में खेल मंत्री थीं, तब भी, और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बनी, तब भी। ममता बनर्जी जब साधारण तौर पर कुछ कहती हैं तो लोग उसको समझते नहीं हैं, उसको गंभीरता से लेते नहीं हैं, इसलिए उनको एक ये पोस्चर रखना पड़ता है कि बड़ी अटैकिंग लीडर हैं और बहुत सिंसियरली बात करती हैं। वो जब भी कहती हैं, कुछ भी कहती हैं, बिल्कुल दिल से कहती हैं, उसमें इधर उधर का लाग कुछ होता नहीं है। पर मैं देख रहा हूं कि इधर ये जो धमकी वाली बात थी, जिसकी वजह से जब नरसिम्हा राव थे उनको सरकार से बाहर होना पड़ा, नरसिम्हा राव तो उनको भूल ही गए। ममता बनर्जी की राजनीति कब शुरू हुई और वो कैसे परवान चढ़ी, ये हम आपको दिखाएंगे आगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कैसे 1991 में पहली बार केंद्र में मंत्री बनी ममता बनर्जी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोल दिया था मोर्चा। सुनिए ममता दीदी का एक और एक्शन रिप्ले। जैसे नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर, भुवनेश चतुर्वेदी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के स्टेट मिनिस्टर, और ममता स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और वो एंटी सीपीएम मूवमेंट ऐसे शुरू कर दिया, धरना में बैठ गए। तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कहा कि ऐसे आप मिनिस्टर हैं, आप लॉ ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ज्योति बासु ने बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि आपके सेंट्रल मिनिस्टर अगर ऐसे करे, हमारे पुलिस क्या करेंगे। तो धरना में बैठ गए, वो उठ नहीं रहे, पुलिस नहीं पा रहे, तो नरसिम्हा राव को नेगोशिएट करने के मजबूरी में करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में ज्योति बासु सरकार को बर्खास्त करने के मुद्दे पर कोलकाता में धरने पर बैठी ममता ने जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव की मुश्किलें बढ़ा दी तो वो समझौते के लिए मजबूर हो गए। राव की इस पहल के बावजूद झल्लाई ममता बनर्जी ने कोलकाता के आजाद मैदान की रैली में ही अपने मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया।
एनडीए हो या फिर यूपीए, पहले अपनी ही सरकार को धमकी देना और फिर इस्तीफा फेंक देना ममता बनर्जी का पुराना शगल रहा है। और इसी की एक कड़ी है 2001 में एनडीए सरकार से उनका इस्तीफा भी। वाजपेयी जी के समय बंगाल पैकेज करना पड़ेगा। प्रमोद महाजन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मिनिस्टर है, वो पैकेज किया, ब्रिगेड पैरेड में जाके अनाउंस किया था, लेकिन बाद में वो दिखा गया कि डिफरेंट मिनिस्ट्री का जो प्रोजेक्ट है वेस्ट बंगाल के लिए जितना पैसा जाता है उसको कैलकुलेट करके बैठ के रिसर्च करके एक बंगाल पैकेज बना दिया। और बंगाल पैकेज वो उसमें भी ममता नाराज हो गया कि आप जो कर रहे हैं ये रियलिस्टिक नहीं है, ऐसे क्यों हमको चीटिंग क्यों कर रहे हैं, और वो नाराज हो गए थे। और वो बाद में तहलका के इशू में सपोर्ट विड्रॉ कर दिया। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ममता की जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट जिसने उन्हें बना दिया राजनीति के मैदान का सबसे बड़ा फाइटर। পরিবর্তনে 1984 में पहली बार ममता ने सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ जाधवपुर से चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया और उसके बाद ममता ने अपनी जिंदगी के करीब 28 साल पश्चिम बंगाल में वामपंथियों के खिलाफ लड़ाई में झोंक दी। इस बात से बिल्कुल बेखबर रहते हुए कि जीने का मकसद राजनीतिक लड़ाई के अलावा कुछ और भी हो सकता है। আমরা লড়বো, আমরা করবো, আমরা পরিবর্তন আনবো, আমরা মামাটি মানুষকে ভালোবাসবো। मुझे लगता है कभी कभी कि नाउ शी हैज बिकम मोर लेफ्टिस्ट देन द लेफ्ट। मतलब वामपंथियों के जो राजनीति है, शी हैज इनहेरिटेड द वामपंथी राजनीति। और वो खुद कहते हैं कि आई एम नॉट अगेंस्ट लेफ्टिज्म, आई एम अगेंस्ट सीपीएम। हर हाल में हर स्तर पर वामपंथियों का विरोध ममता की राजनीति का फलसफा रहा है। राज्य में राजनीतिक समीकरण बदलने के लिए ममता ने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं झेला। कोलकाता के इसी राइटर्स बिल्डिंग में, जहां से मुख्यमंत्री राज्य का शासन चलाते हैं, कैसे ममता ने यहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बासु का घेराव तक कर डाला था। देखिए इस एक्शन रिप्ले। She always speaks lies, always, about her education, about her activities. And she's always very violent in her movements. She's like that. कोलकाता की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद भवन तक लोग ममता की गूंज पिछले 28 सालों से सुनते रहे हैं। जब इस स्वरूप इलाज माहौल चुनाव का हो या नहीं, ममता दीदी की आवाज कभी दबी नहीं। ममता कभी झुकी नहीं, कभी डरी नहीं। देखिए 1984 में सोमनाथ चटर्जी जैसे एक हेवी वेट कम्युनिस्ट लीडर को हराना, ये एक फर्स्ट टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये शुरुआत है। देखिए नंबर 2 टर्निंग पॉइंट है कि जहां वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आके रेल मिनिस्टर बन गए और एनडीए जमाने में वो उसका एंटी कम्युनिस्ट जो है, ये एक टर्निंग पॉइंट है। और थर्ड टर्निंग पॉइंट है चीफ मिनिस्टर बनना, जो 34 इयर्स में कांग्रेस को भी तो मौका मिला था। ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल की सत्ता के शिखर पर है, लेकिन आज भी वो रहती हैं अपने छप्पर वाले उसी पुराने मकान में,
जहां 57 साल पहले हुआ था उनका जन्म। वो आज भी अपनी पुरानी मारुति 800 कार में सफर करना पसंद करती हैं। न होठों पर लिपस्टिक, न पैरों में पायल, बाल भी सीधे और पीछे काटती हैं। वो हमेशा सफेद रंग की सूती साड़ी के ऊपर डालती हैं सफेद शॉल। ममता की यही सादगी और तीखे तेवरों से लैस उनकी शख्सियत आज बन गई है उनकी सबसे बड़ी पहचान और उनकी सबसे बड़ी ताकत भी। আমরা লড়বো, আমরা করবো, আমরা পরিবর্তন আনবো, আমরা মা মাটি মানুষকে ভালোবাসবো।